जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने नए सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो जिस तरह से आप सबों का प्यार मिल रहा है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो है कि जिस तरह से आप लोग कमेंट करते हैं या जिस प्रकार से हमारा व्यू जा रहा है, जिस तरह से वॉच टाइम बढ़ रहा है, यह अपने आप में एक बहुत प्रशंसक यह कार्य है। यह कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हमें यह हिम्मत मिलती है कि आप लोग का प्यार देखकर हमें हिम्मत इस तरह से मिलता है कि जिस दिन भी हम बैठते हैं यहाँ पर, तो हमें यह बेहद खुशी महसूस होता है कि आप लोग का प्यार जिस तरह से हमें मिल रहा है, उतनी ही ऊर्जा से या उससे अधिक ऊर्जा से आपको हम इफर्ट के साथ, अपने नई ऊर्जा के साथ आपको एक नए चीज सिखाने का प्रयास करें। तो यही ऊर्जा के साथ जो है कि आप लोग इस तरह से रेगुलर बने रहिए। और जो भी कमेंट करते हैं कि इसका टॉपिक क्या है या नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस टेलीग्राम को क्लिक करके आप जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं। और जो है कि आप लोग अधिक से अधिक जो है कि इस चैनल को शेयर करने का प्रयास कीजिए। और आप जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं या जिस प्रकार से हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, या दिन ब दिन एक अच्छा चैनल के रूप में ग्रोथ हो रहा है, और उस प्रकार से जो है कि हम भी मेहनत करते जा रहे हैं और कभी भी हम अपने मेहनत में कमी नहीं करेंगे। जिस प्रकार से आप लोग कमेंट करते हैं, सर ये चैनल कभी बंद नहीं कीजिएगा या इस तरह का वीडियो डालना कभी बंद नहीं कीजिएगा, तो यह बता दे कि जिस प्रकार से आप हमें प्यार दे रहे हैं, जिस प्रकार से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो यह हम चाहकर भी नहीं कर सकते हैं बंद। बस जो है कि आपको कम मात्रा में वीडियो मिल रहा है या 2-3 ही वीडियो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी के दौरान थोड़ा सा कम समय मिल पाता है, या उस समय जो है कि जब ऑफ समय रहता है तो उस समय हम लोग आते हैं वीडियो पे, और इस तरह से आप लोग के लिए जो है कि एक वेरी हेल्पफुल वीडियो बनाते हैं, जिससे कि आपका जीके जीएस मैथ जो है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। हमें पता है, हम बहुत एग्जाम में बैठे हुए हैं, बहुत एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो हमको पता है कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन सेट करता है और उसका लेवल क्या रहता है। तो आप लोग जो है कि सिर्फ रेगुलर बने रहिए, बिना कोई टेंशन का रेगुलर बने रहिए, और कॉपी में नोट डाउन कीजिए बहुत सारा चीज, आपको आराम से तैयारी हो जाएगा। अब एसएससी जीडी का जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, तो हम लोग जो है कि आपका स्पेशल एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस का स्पेशल लेके आएंगे, जिसमें आपको एक वीडियो जो मिलेगा एकदम पूरा सेपरेट रूप से एलपी टेक्नीशियन का मिलेगा, यानी रेलवे पे आधारित मिलेगा, और वह वीडियो आपको ग्रुप डी में भी साइंस में काम आ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग रेगुलर बने रहिए, आप लोग को हर एक चीज प्रोवाइड करवाया जाएगा धीरे धीरे। तो आप लोग जो है जिस प्रकार से रेगुलर बने हुए हैं, रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, आपका तैयारी जो है कि सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए, कल हम जो सवाल पूछे थे, हम सवाल जो पूछे थे वो सवाल का जो कि आंसर बहुत आदमी दिए हैं। जो हम पूछे थे कि एनजीटी का जो कि स्थापना कब हुआ है, तो ये जो पहला सेशन हम लोग का है, इसमें हम पूछे थे क्वेश्चन की एनजीटी का स्थापना कब हुआ है। तो इसका जवाब जो है कि बहुत सारे छात्र ने दिए हैं और बहुत अच्छी तरीका से दिए हैं। तो कमेंट में हम नाम लेना चाहते हैं, तो कमेंट में सबसे पहले हम नाम लेना चाहते हैं जो कि आकाश कुमार, जो कि उनको सेशन यह बहुत अच्छा लगता है, और वह इसका आंसर बहुत अच्छा से दिए हैं कि एनजीटी का स्थापना जो हुआ है आपका 18 अक्टूबर 2010 को हुआ है। तो ये क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। चलिए इनको जो है कि बहुत बहुत जो है कि बधाई देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट लर्निंग करके है, स्टूडेंट लर्निंग हब, जो कि ये और डिटेल में आंसर दिए हैं, जो कि आज बोल सकते हैं कि सबसे बेस्ट आंसर अगर दिया है, थोड़ा मेहनत करके लिखा है, तो वह यही स्टूडेंट लिखा है। तो यह लिखे हैं कि एनजीटी का स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह 4 बेंच की संस्था है। इसका मुख्यालय जो है कि अन्य जगह पर है, उसका खंडपीठ के रूप में काम कर रहा है, कलकत्ता, पुणे, भोपाल, चेन्नई। तो चलिए, सबसे बेस्ट का स्टूडेंट का अवार्ड आज का इन्हीं को प्रदान किया जाता है। तो अब आगे नाम लेते हैं। एक रोशन रॉय है पटना से, वो भी इसका जवाब दिए हैं। उसके बाद फिर आपके हैं स्मृति श्रीवास्तव, जो कि इनका भी आंसर लिखे हैं 18 अक्टूबर 2010, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है एंटरटेनमेंट टीचिंग, तो जो वो भी बढ़िया से अक्षर लिखे हैं, जो कि जवाब दिए हैं 18 अक्टूबर 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुआ था, बिल्कुल सही जवाब। फिर उसके बाद पवन है, पवन जी, आप बहुत एक अच्छे स्टूडेंट हैं, हमें पता है आपका जॉब जो है कि आप सबों का जॉब जो है कि बिल्कुल लगेगा। सिर्फ कभी अपने आप में हिम्मत नहीं हारना है, अंदर से हमसे नहीं होगा, नहीं, आप ही कर सकते हैं। आप बस थोड़ा सा पुशअप करने की जरूरत है, और उसके लिए हम है, कैसे मेहनत होगा नहीं होगा आप ये बता देते हैं कुछ दिन के बाद ही। जब तक कि आपको यह वीडियो आप 3 को नहीं देखिएगा, तब तक आपको दिन भर मन नहीं लगेगा। ऐसा जो है ना आपके अंदर ऐसा हम डेवलप कर देंगे, अंदर से वो अंतरात्मा को ऐसा जगा देंगे कि आपको बिना वीडियो देखे हुए आपको नींद तक नहीं आएगा। उसके बाद देखिएगा,
उसके बाद फिर जो है कि राज राजेश करके हैं, यह भी एक अच्छे स्टूडेंट है और बराबर जो है कि रहते हैं, जो है कि पढ़ने में अव्वल हैं। तो इनका भी आंसर है 18 अक्टूबर 2010, बहुत बढ़िया। उसके बाद मिथुन कुमार भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, अक्टूबर 2010, ये भी जवाब दिए हैं। फिर है नीतीश रंजन भी इनका जवाब दिए हैं। फिर है मणिभूषण कुमार जरूर जो है कि जॉब आप लोग का लगेगा, सिर्फ आप लोग रेगुलर बने रहिए। और जिस प्रकार से आप लोग पूरे वीडियो देखकर जो जवाब देते हैं, यह अपने आप में एक बेहद है। देखिए बताते हैं, हम भी एक स्टूडेंट हैं और अन्य स्टूडेंट थे, तो हम लोग जो है कि क्या करते थे पहले जमाने में कि या फिर पहले कि हम लोग वीडियो देख लेते थे, लेकिन उतना समय किसी के पास आजकल में नहीं बचा है कि वह जाके कमेंट करे। और इतना 5-6 लाइन में आप लोग कमेंट करते हैं, इसका मतलब जरूर जो है कि आप लोग को उस तरह से प्यार मिल रहा है और एक दूसरे का जो है कि जो सम्मान एक दूसरे का मिल रहा है, टीचर या फिर आपके जो दोस्त के रूप में प्राप्त हो रहा है, या बहुत जो है कि एक सराहनीय कार्य है। उसके बाद एसके गुप्ता करके हैं, ये भी इनका जवाब दिए हैं। उसके बाद आकाश कुमार है, यह भी इनका जवाब दिए हैं। फिर है अंकज कुमार ऑफिशियल भागलपुर, यह भी इनका जवाब दिए हैं। उसके बाद फिर आपके हैं अर्नब राज, यह भी इनका जवाब दिए हैं। उसके बाद फिर है इसके शैलेंद्र कुमार, यह भी इनका जवाब दिया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे छात्र ने जो इनका जवाब दिया है, यह जवाब आपको एक रिजल्ट के रूप में कुछ ही दिन में कन्वर्ट करके दिखाएगा, क्योंकि आप एक जो है कि एक्टिव स्टूडेंट है। बहुत सारा छात्र होता है कि फॉर्म भर दिया है, बस चल रहा है तैयारी जैसे चल रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप एक रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। अगर आप मेरा 2 वीडियो ये जीके का मिल रहा है, साइंस का मिल रहा है, उसके बाद एक मैथ का मिल रहा है, अगर आप जीके जीएस में अगर आप इतना भी कवर कर पा रहे हैं डेली के हिसाब से, तो समझिए कि आपको अगर एक वीडियो हम मान लीजिए 45-50 मिनट का बनाते हैं, तो उसमें कम से कम आपको 500 से 600 से 800 क्वेश्चन जो है कि बोल देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको 1 घंटा में जो 800 क्वेश्चन मिल जाता है, तो ये समझिए कि आपको पूरे दिन भर का भरपाई कर लिया। अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट हैं, आप इतना कवर करके चलिए, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो लगभग डेली 1000 से 1500 क्वेश्चन आपके पास हम रखते हैं, और सभी क्वेश्चन अपने आप में जो है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए हम लोग जो शुरुआत करते हैं आज से करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर्स में चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है राज्यों की राजधानी और राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो चलिए आप लोग को बता दे, जब शुरुआत करते हैं, आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में वर्तमान में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य में से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे छोटा राज्य गोवा हो गया। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वह सिक्किम है। वह कौन सा है? सिक्किम है। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन था। और ये जो कि राज्य का जो लिस्ट रखता है वह अनुसूचित फर्स्ट लिख रखता है। अनुसूचित प्रथम में आपका जो है कि राज्यों का लिस्ट की चर्चा है, और क्या वो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी भी चर्चा अनुसूची 1 में है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग को बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश वर्तमान में भारत के सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। अगर देखें भारत के अंदर में सबसे पूर्व का राज्य कौन है, तो वह आपका जो है कि अरुणाचल प्रदेश है। और आप लोग को पता है कि सूर्य जो उगता है या सूर्योदय जो होता है वह पूर्व दिशा में होता है, और पूरब दिशा में होता है। इसका मतलब जैसे पूरब से सूर्य की किरण आता होगा, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आता होगा। कहां आता होगा? अरुणाचल प्रदेश में। यानी अरुणाचल प्रदेश में ही भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण पहुंचती है। और अरुणाचल प्रदेश में एक घाटी है दिबांग घाटी। दिबांग घाटी पर ही सबसे पहली बार आपका जो है कि आता है सूर्य की किरण। और सबसे लास्ट में आता है गुजरात में। कहां आता है? गुजरात में। यानी सूर्य का किरण सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में और सबसे बाद में पहुंचती है गुजरात में। तो इसका मतलब जब सूर्य अस्त होने लगता होगा, सबसे पहले अस्त होता होगा गुजरात में। कहां होता होगा? गुजरात में। और सबसे बाद में कहां होता होगा? अरुणाचल में। कहां होता होगा? अरुणाचल में। ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन था, तो आप लोग समझिएगा। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, और इसके वर्तमान में जो राज्यपाल है वो केरी परनाइक है। केरी परनाइक कौन है? केरी परनाइक। और अरुणाचल प्रदेश में 1-2 पर्व या महोत्सव बहुत फेमस है, जैसे है आपका पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में है। कहां में है? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं अरुणाचल प्रदेश में चाचिन चराई महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। चाचिन चराई, ये सब याद रखिएगा। और आपका पानी से संबंधित उत्सव भी अरुणाचल प्रदेश में होता है। पानी से संबंधित उत्सव भी अरुणाचल प्रदेश में होता है, ये सब याद रखिएगा। और लाली जनजाति का संबंध भी अरुणाचल प्रदेश से है। लाली जनजाति अरुणाचल प्रदेश से। कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मनिक शाह। कौन है? मनिक शाह। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मनिक शाह। यानी त्रिपुरा जो है कि एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 ओर घिरा है। बांग्लादेश से 3 ओर घिरा राज्य कौन सा है? और ये त्रिपुरा कौन सा है? त्रिपुरा। यानी बांग्लादेश से भारत के कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कितना राज्य करते हैं? 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। उसमें से बताए थे कि अनुसूची 6 जो है, अनुसूची 6 में जो 4 राज्य पूर्वोत्तर राज्य है अमे मित्र, यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य हो गए। एक ये पश्चिम बंगाल, एक कौन सा है? यानी अमे मित्र ले लेना है अनुसूची 6 वाला 4 राज्य। अब प्लस में एक्स्ट्रा ले लेना है पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश जो तीनों ओर से घिरा हुआ है वह त्रिपुरा को घेरता है। किसको घेरता है? त्रिपुरा को घेरता है। इसीलिए नहीं कहता है कि किसी को यानी 3 तरफ से जब दाब दीजिएगा, चौंक दीजिएगा कोई आदमी को, तो वो कोका जाएगा। क्या हो जाएगा? कोका जाएगा। इसका मतलब त्रिपुरा की राज्य की भाषा कोकबोरो। क्या है? कोकबोरो। क्या है? कोकबोरो। तो याद रखेगा, जैसे नागालैंड का राज्य की भाषा अंग्रेजी है, उसी तरह से त्रिपुरा की राज्य की भाषा जो है वो कोकबोरोक है। क्या है? कोकबोरोक। अब कोकबोरोक यानी कोकारा है। कोकारा है, के कोकारा है? उसको बांग्लादेश कोकारा है। के कोकारा है? बांग्लादेश। तो ये सब याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, नागालैंड का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। कौन है? नेफ्यू रियो। और आप लोग को बता दे कि नागालैंड राज्य की जो स्थापना हुआ है 13 संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन 1963 में 13वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत नागालैंड राज्य का स्थापना किया गया। और नागालैंड का जो राजधानी है वो कोहिमा है। कहाँ है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। और नागालैंड का राज्य की भाषा अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। और आप लोग को हम बता दिए हैं कि 8वीं अनुसूची में जो 22 राजभाषा है उसमें अंग्रेजी कहीं भी शामिल नहीं है। कहीं भी शामिल नहीं है। कुल 22 राजभाषा है। कितना राजभाषा है? 22 राजभाषा। ये सब याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और याद रखिएगा, याद रखना है आप लोग को कि नागालैंड के वर्तमान में जो राज्यपाल है ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। और नागालैंड में नागा जनजाति निवास करती है। कौन निवास करती है? नागा। नागालैंड में नागा। नागालैंड में नागा। नागालैंड में नागा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? बीरेन सिंह। मणिपुर के बीरेन सिंह। यानी मणिपुर में 9 आ रहा है, बीरेन में भी 9 आ रहा है। मणिपुर में 9 आ रहा है, बीरेन में भी 9 आ रहा है। तो हल्का लॉजिक लेकर चलिएगा तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यानी मणिपुर के राज्यपाल वो कौन है? सॉरी, मुख्यमंत्री कौन है? बीरेन सिंह। मुख्यमंत्री जो है मणिपुर के वो बीरेन सिंह है। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। और मणिपुर के वर्तमान में राज्यपाल अनुसुईया उइके है। अनुसुईया उइके है। अनुसुईया उइके है वर्तमान में मणिपुर। और याद रखिएगा कि मणिपुर राज्य का स्थापना आप लोग को बता दे, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों राज्य का स्थापना जो हुआ है 1972 में। कब हुआ है? 1972। आप लोग को एक ट्रिक देते हैं जुगाड़ से। जैसे आप लोग को अमे मित्र बताए अनुसूची 6 में है, उसी प्रकार से याद रखिएगा 3 गो राज्य मेमत्री, मो एक मो अत्रो हर्षिका, यानी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों का स्थापना 72 में। ये तीनों का स्थापना 72 में। और अमे मित्र अनुसूची 6, अमे मित्र अनुसूची 6 और मेमत्री 1972। मेमत्री 1972 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। याद रखिएगा कि सिक्किम जो है वह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य। और सिक्किम का जो स्थापना हुआ था किस संविधान संशोधन के तहत? यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। याद रखिएगा सिक्किम राज्य का स्थापना जो हुआ है वो 36वां संविधान संशोधन। सिक्किम 36, सिक्किम 36, सिक्किम 36, यानी सिक्किम राज्य का स्थापना 36 संविधान संशोधन के तहत 1975 में। 1975 में सिक्किम राज्य का स्थापना हुआ था। लेकिन सिक्किम जो भारत का एक सह राज्य का दर्जा मिला था वो 35वां संविधान संशोधन 1975 में। अगर पूछेगा कि सिक्किम भारत के सह राज्य के रूप में कब मिला तो 35वां। और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला 36वां 1975। 36वां 1975 याद रखिएगा सिक्किम।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश ट्रिपल एस, हिमाचल प्रदेश ट्रिपल एस, सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश जो भारत के उत्तर के राज्य में एक राज्य है, उत्तर दिशा में, वह आपका जो है कि वहां के जो मुख्यमंत्री है वो ट्रिपल एस है, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना। और हिमाचल प्रदेश का 2 राजधानी है, कितना राजधानी है? 2। हिमाचल प्रदेश की राजधानी को सिंपल तो शिमला जानते होंगे, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश के अंदर में एक और शहर है धर्मशाला। कौन सा है? धर्मशाला, जहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम होता है, धर्मशाला में जो होता है खेल। तो याद रखिएगा कि धर्मशाला और जो है कि आपका जो ये है शिमला, ये दोनों राजधानी है किसका? हिमाचल का। किसका है? हिमाचल का। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बताए थे कि एक क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है कि महिला सशक्त योजना शुरू किया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर में एक हीरोइन है जिसका नाम है आपका जो है कि ये कंगना रनौत। कंगना रनौत जो है वह हिमाचल प्रदेश की है। और हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वह है आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है वह है शिव प्रसाद शुक्ला। शिव प्रसाद शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री ट्रिपल एस, मुख्यमंत्री ट्रिपल एस। और हिमाचल प्रदेश का स्थापना 1971 बताई दी है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, जो कि अपने पद से हार गए थे लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बन गए? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य का स्थापना उत्तर प्रदेश से अलग होकर पक्का पक्की 2000 को हुआ था। पक्का पक्की 2000। आप लोग को बताए थे कि भारत के अंदर में 2000 में 3 राज्य का स्थापना हुआ था। एक आपका छत्तीसगढ़ का एमपी से अलग होके, वहीं उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से अलग होके, वहीं झारखंड का बिहार से अलग होके, ये 3 राज्य का स्थापना तीनों जो हुआ था 2000 में हुआ था। और तीनों जो 2000 में जो हुआ था नवंबर महीना में। किस महीना में? नवंबर महीना में। लेकिन वो डेट पूछेगा तो याद रखिएगा 1915 यानी एक किस में सटाएंगे तो ये भी जुगाड़ दिए थे कि याद रखना 6 झा, यानी पहले छत्तीसगढ़ मारना है, फिर उत्तराखंड मारना है, फिर झारखंड मारना है। 1915 सटा देना है, तीनों में इसमें जो है कि 2000 डाल देना है, महीना नवंबर डाल देना है, महीना नवंबर। याद हो जाएगा आराम से, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला और याद रखिएगा कि उत्तराखंड के जो वर्तमान में जो राज्यपाल है वह आपके गुरमीत सिंह है। कौन है? गुरमीत सिंह याद रखिएगा। और आप लोग को पता होगा कि जनरल बिपिन रावत जो भारत के पहले सीडीएस थे, इसका संबंध भी किस राज्य से था? उत्तराखंड से। किस राज्य से था? लेकिन उसका संबंध था गोरखा बटालियन से। किस बटालियन से? गोरखा बटालियन से संबंध था। घर उत्तराखंड था। और जो है कि ये भारत के पहले सीडीएस थे, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे वो आपके बिपिन रावत। और वर्तमान में जो सीडीएस है अनिल चौहान वर्तमान में सीडीएस है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और जो है कि याद रखना है कि उत्तर प्रदेश दिवस जो प्रतिवर्ष मनाते हैं 24 जनवरी को, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। 24 जनवरी को जो है कि आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को मनाते हैं। तो ये सब चीज याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और उत्तर प्रदेश का स्थापना 24 जनवरी को हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना हुआ था। और उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को जानते थे और मिडिल प्रोविंस के नाम से मध्य प्रदेश को जानते थे। ये सब याद रखना गलत चीज है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अलकेकर। राजेंद्र अलकेकर याद रखिएगा वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। और पहले से जो बिहार में राज्यपाल चल रहे थे फागू चौहान, वो 41वें नंबर के थे। तो ये जो बने हैं 42वें नंबर के बने हैं। कितने नंबर के? 42। यानी आगे जो भी तैयारी कर रहे होंगे बिहार एसएससी वगैरह या बिहार संबंधित एग्जाम का, तो याद रखिएगा अभी जो राज्यपाल बने हैं 42वें नंबर के, ये राजेंद्र अलकेकर बने हैं। और वहां पर जो पहले से फागू चौहान थे वो फागू चौहान मेघालय के
चल गए, उसका ट्रांसफर कहाँ हो गया है? मेघालय। तो पूछेगा मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल तो फागु चौहान, अब बिहार का राजेंद्र, बिहार का राजेंद्र, बिहार का राजेंद्र, यानी बिहार के प्रथम, बिहार से ही संबंध रखते थे राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान में राज्यपाल भी राजेंद्र नाम के वहां पर चल रहे हैं। किस नाम के चल रहे हैं? राजेंद्र नाम के चल रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री जो अभी नीतीश कुमार है, जो नीतीश चाचा है, जिससे कि जो है कि वो राजनीतिक के रूप में जो कि बहुत बार पलटवार करते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी गठबंधन में आते हैं। तो इस प्रकार से याद रखना है कि सबसे अधिक बार जो मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है वो भी लिया है नीतीश कुमार। कौन लिया है? नीतीश कुमार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। कौन है? यानी मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था और बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी है, और इसके जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मोहन यादव बने हैं। कौन बने हैं? वही जो उनको शपथ जो दिलाया होगा, वो मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं मुख्यमंत्री को शपथ। इसीलिए याद रखना है कि भारत के अंदर में एक राज्य मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में हाल ही में चुनाव हुआ जिसके मुख्यमंत्री मोहन यादव बने, उनको जो शपथ दिलाया वो राज्यपाल ने दिलाया, और राज्यपाल का नाम है मंगूभाई छंगूभाई पटेल। मंगूभाई छंगूभाई पटेल, मंगूभाई छंगूभाई पटेल। ये एमपी के हैं, ये कहां के हैं? एमपी के, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। कौन बने हैं? भजनलाल शर्मा। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और राजस्थान का जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा बने हैं, और वहां पर बीजेपी की सरकार ही आई है। किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। और बता दें आपको कि राजस्थान के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री राज्यपाल है वो कलराज मिश्र है। कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। देखिएगा, कलराज, राज यानी राजस्थान यानी राज, राजस्थान यानी राज, यानी हल्का कुलू वगैरह पकड़िएगा अपने माइंड से तो आपका आराम से एग्जाम में जो है कि आराम से क्वेश्चन करके आ जाइएगा। यानी राजस्थान के कलराज मिश्र, और वहां पर है भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, भजनलाल शर्मा। और राजस्थान का बहुत सारा शहर है जिसको हम लोग बहुत सारे उपनाम से जानते हैं। तो करंट में भी थोड़ा सा स्टैटिक डालते हैं, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग रेगुलरिटी रहिए, आपको फायदा करना ही करना है। जैसे राजस्थान का जो प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, और भरतपुर में ही एक पक्षी अभ्यारण्य जिसका नाम है घना पक्षी बिहार। घना पक्षी बिहार राजस्थान के भरतपुर में है, जिसे पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जानते हैं, जिसे पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जानते हैं। वही राजस्थान का एक शहर है जोधपुर, जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं, जोधपुर को सूर्य नगरी। तो जोधपुर हो गया सूर्य नगरी, और ये आपका राजस्थान का प्रवेश द्वार हो गया भरतपुर, और राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान का हृदय अजमेर। और निजामुद्दीन, ये मोइनुद्दीन जो चिश्ती है उसकी दरगाह भी कहाँ है? अजमेर में। मोदी डीए बढ़ा देगा लेकिन वेतन नहीं लगा, राज्य में नहीं बढ़ा है ना, सारे भी कम मिले। 25 मिनट होगा, 25 मिनट हुआ है ना। इसके बाद 2 क्वेश्चन से लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, और देखिएगा राजस्थान के बारे में तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। राजस्थान का प्रवेश द्वार हो गया भरतपुर, एक बार बता देते हैं सब। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान का हृदय अजमेर, सूर्य नगरी जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर, और राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा। और आप लोग को पता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में है। क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर हो गया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली। और आप लोग को पता है कि दिल्ली अभी दूर है, जो आप लोग अपने भाषा में बोलते होंगे, जो कम असंभव लग रहा होगा, तो आदमी लोग बोलता है अरे यार अभी दिल्ली अभी दूर है, देखा जाएगा जो होगा। इसका मतलब दिल्ली अभी दूर है। तो यह कथन भी दिया था निजामुद्दीन औलिया ने, निजामुद्दीन औलिया ने, इसीलिए उसका दरगाह भी दिल्ली में है। दरगाह भी कहाँ है? दिल्ली में। तो और एक और पूछता है शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा के फतेहपुर सीकरी में आपका हो गया जो है कि शेख सलीम चिश्ती का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। कौन है? एकनाथ शिंदे। और याद रखिएगा एकनाथ शिंदे हो गए मुख्यमंत्री, और रमेश बैस हो गए राज्यपाल, रमेश बैस हो गए राज्यपाल। और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना जो हुआ था 1 मई 1960 को। राजस्थान और गुजरात एक दूसरे से आपस में अलग हुए हैं, और याद रखिएगा दोनों राज्य का स्थापना 1 मई 1960। या महाराष्ट्र दिवस पूछे या गुजरात दिवस पूछे, दोनों मानना है 1 मई, दोनों मानना है 1 मई, दोनों मानना है 1 मई। और श्रमिक दिवस भी कब मनाते हैं? 1 मई को। श्रमिक दिवस भी 1 मई को। वहीं 1 जून को मनाते हैं विश्व दूध दिवस, विश्व दूध दिवस 1 जून, विश्व दूध दिवस 1 जून, क्योंकि दूध
पीने के बाद जान आ जाता है। दूध पीने के बाद क्या आता है? जान आता है। वहीं अगर पूछे राष्ट्र दूध दिवस तो याद रखेगा राष्ट्र दूध दिवस 26 नवंबर। राष्ट्र दूध दिवस 26 नवंबर यानी जिस दिन हम लोग राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाते हैं उसी दिन राष्ट्र दूध दिवस मनाते हैं। उसी दिन जो है कि आपका पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण और संविधान दिवस मनाना शुरू किए हैं 2015 से। कब से शुरू किया है? यानी संविधान दिवस 2015 से मोदी जी आने के बाद शुरू किए हैं। और हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और उसी दिन लगभग 15 अनुच्छेद लागू कर दिए थे और अधिक मात्रा में नागरिकता संबंधी लागू किए थे। इसीलिए नागरिकता संबंधी प्रावधान 1949 से लागू है। कब से लागू है? और पूर्णतः हमारा संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 अर्थात भारत एक गणतंत्र राज्य जो बना वह 26 जनवरी 1950 को बना। तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राज्य बना। वहीं भारत एक संप्रभुत्व जो राज्य बना 1947 में। संप्रभुत्व जो बना 1947 यानी आजादी के बाद अपना प्रभुत्व हो गया तो संप्रभुत्व 1947। अब गणतंत्र का मतलब होता है संविधान का लागू होना। संविधान का लागू होना अर्थात गणतंत्र जो एक देश बना भारत वो बना 1950 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और गोवा में जो है लाइट हाउस उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? लाइट हाउस उत्सव जो है वह गोवा में मनाया जाता है क्योंकि गोवा में बहुत बीच जो है बहुत फेमस है। तो लोग जो है कि वहां पर जो जाता है एंजॉय करने के लिए वो आपका जो है कि रात में भी रहता है। इसीलिए वहां का लाइट हाउस व्यवस्था कर दिया है। कैसा व्यवस्था? लाइट हाउस। और याद रखेगा वो जो लोग जो है कि पर्पल उत्सव भी मनाता है। कौन सा उत्सव? पर्पल उत्सव पूछे या लाइट हाउस उत्सव पूछे या फिर सिग्मो उत्सव पूछे, सब मारना है गोवा। क्या मारना है? गोवा। सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा। और याद रखेगा गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। याद रखना है आप लोग को कि गोवा को जो गुलाम बनाया था पुर्तगाल ने 1510 में बनाया था। 1510 में गुलाम बनाया था जो है कि यूसुफ आदिल शाह से छीनकर पुर्तगाली ने गोवा को अपने कब्जा में ले लिया और अपना जो है कि वहां पर अपना शुरुआत किया व्यापार का। तो याद रखिएगा पहली बार जो उसे जो अधिकार में ले रहा था या उस पर कब्जा कर रहा था या उसे गुलाम बना रहा था गोवा को, वह दिन था 1510। कौन सा दिन था? 1510। और वहां के जो शासक थे गोवा के वो थे यूसुफ आदिल शाह। और इसको ग्रहण किया गया था 1510 में। और उस समय पुर्तगाली जो गवर्नर थे वो थे आपके फ्रांसिस्को द अल्मेडा। याद रखिएगा 1510 में ग्रहण किए थे। और आगे चलकर 1961 ईस्वी में अंततः भारत सरकार को सौंप दिया कि जाइए अब इसको हम आजाद कर देते हैं। तो वो दिन था 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से जो कि आजाद हो गया। और इसीलिए 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस लेकिन 1987 ईस्वी में जब गोवा भारत का एक राज्य बना 1987 में तो वह दिन था 30 जून। कौन सा दिन था? 30 जून। इसीलिए गोवा दिवस मनाते हैं। 30 मई था। कौन सा दिन था? 30 मई। इसीलिए 30 मई को गोवा दिवस मनाते हैं। गोवा दिवस 30 मई को। वहीं पर अगर हम बात करते हैं गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल बने थे वो बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। क्योंकि गिरीश चंद्र मुर्मू जो बने थे कुछ दिन बने थे फिर उसे उठाकर भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक के पदभार दे दिया गया। इसीलिए याद रखना है कि वो जब पद खाली हुआ तो उसके पद पर आए बैठने के लिए भारत के जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कौन बने हैं? मनोज सिन्हा। वहीं अगर बात करते हैं लद्दाख का तो लद्दाख के जो पहले उपराज्यपाल बने थे आपके आर.के. माथुर बने थे। कौन बने थे? आर.के. माथुर का जब कार्यकाल खत्म हुआ तो उसके जगह पर बैठने के लिए आए बी.डी. मिश्रा। कौन आए? बी.डी. मिश्रा। तो एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं, सिर्फ आप लोग को सुनना है। तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर जब भारत का एक राज्य हो रहा था, जब उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो आगे चलकर अमित शाह या गृह मंत्रालय के द्वारा या मोदी सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर 2019 जो डेट बोल रहे याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को
आपका जम्मू कश्मीर एक राज्य का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया, एक लद्दाख बना दिया और एक जम्मू कश्मीर बना दिया, और दोनों जो बनाया हुआ 31 अक्टूबर के दिन। तो याद रखना, इसीलिए जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस पूछे या फिर लद्दाख का स्थापना दिवस, दोनों 31 अक्टूबर मानेंगे तो उसे दिवस याद हो जाएगा। और पहले जो उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर को दिए, क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश बनता है वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनता है, वहां पर सामान्यतः उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह अनुच्छेद कहता है 239 अनुच्छेद, जो 239 का जो ख अनुच्छेद है वह कहता है केंद्र शासित प्रदेश का जो कार्यभार रहेगा वह राष्ट्रपति के अंदर में रहेगा, और राष्ट्रपति उसी अधिकार के तहत वहां पर जो है कि कमांड रखने के लिए, शासन प्रशासन करने के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति करती है। किसकी नियुक्ति करती है? तो पूछेगा क्वेश्चन कि केंद्र शासित प्रदेश पर जो अधिकार रहता है किसका? राष्ट्रपति का। किसका रहता है? लेकिन उस पर जो राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा पद का सृजन करके उस पर अधिकार दिया गया है? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पर जो है कि आगे चल के मनोज सिन्हा अभी वर्तमान में है, और आपका बीडी मिश्रा लद्दाख के हैं। बीडी मिश्रा चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान में दिल्ली के जो उपराज्यपाल है वो कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो है आपका अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग बताइएगा कि वर्तमान में गुजरात के जो मुख्यमंत्री है कौन है? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। देखिएगा, भूपेंद्र नाम का 2 नाम चर्चा में हम लोग को याद रखना पड़ेगा। वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्री है केंद्र में वो भूपेंद्र यादव है। वो भूपेंद्र यादव है, लेकिन भूपेंद्र पटेल जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री है। गुजरात के मुख्यमंत्री है। गुजरात के मुख्यमंत्री है, ये सीएम है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए आते हैं साइंस पे। साइंस में आप लोग को बताना है कि कॉफी जो है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से। किससे होता है? बीज से। बीज से। कॉफी यानी क से कॉफी, क से कैफीन, क से कॉफी, क से कैफीन। और याद रखना है प्रत्येक दिवस जो कॉफी दिवस, प्रत्येक वर्ष जो कॉफी दिवस मनाते हैं 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को कॉफी दिवस, और 1 अक्टूबर को कॉफी दिवस के साथ साथ वृद्धजन दिवस। वृद्धजन दिवस यानी बुढ़ापा को हम लोग वृद्धजन कहते हैं। तो याद रखना है कि बुढ़ापा को दिवस या वृद्धजन दिवस या जीर्ण दिवस। जीर्ण का मतलब भी बुढ़ापा होता है। जीर्ण का मतलब भी बुढ़ापा। और क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि जीर्ण का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी। जीर्ण का अध्ययन जेरेंटोलॉजी याद रखिएगा। जीर्ण का अध्ययन जेरेंटोलॉजी, या बुढ़ापा का अध्ययन भी जेरेंटोलॉजी, क्योंकि जीर्ण शब्द का यूज जो होता है वो थोड़ा सा किताबी भाषा में होता है। तो याद रख लेना है आपको, 1 अक्टूबर को कॉफी दिवस, वृद्धजन दिवस दोनों मनाते हैं, याद रख लीजिएगा। और कॉफी जो है उसमें कैफीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत का एक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक पूरे भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। वहीं विश्व लेवल पर अगर देखें सबसे अधिक कॉफी कौन सा देश, तो सबसे अधिक कॉफी ब्राजील करती है। कौन करती है? ब्राजील। विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कौन करती है? ब्राजील। ये सब क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, देखिए कॉफी में हो गया कैफीन, उसी तरह चाय जो हम लोग पीते हैं चाय में थीन। चाय में थीन, चाय में थीन। और याद रख लीजिएगा कि विश्व चाय दिवस जो मनाते हैं प्रत्येक दिवस 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को। और भारत में सबसे अधिक चाय असम। सबसे अधिक चाय असम। और हरा सोना के नाम से भी किसे जानते हैं? चाय को। हरा सोना के नाम से भी चाय को। और चाय सबसे अधिक जो होती है वह लेटेराइट मिट्टी में होती है। किस मिट्टी में होती है? लेटेराइट मिट्टी में। और विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर को होता है। और चाय में थीन, चाय में यानी चाय 2 अक्षर का है, 2 अक्षर का उसमें पाया जाता है जो है कि प्रोटीन थीन, याद रख लीजिएगा। और कॉफी में कैफीन, कॉफी में कैफीन, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कॉफी का कॉफी जो हमको प्राप्त होता है बीज से हो रहा है। बीज यानी कि जो बीज जो होता है ना, तो बीज जो होता है वह बीज से हमको कॉफी प्राप्त होता है। और बीज का अध्ययन भी कुछ कहलाता है। बीज जो होता है तो पहले समझिएगा, जिस प्रकार मनुष्य में स्पर्म जो होता है, जिस प्रकार मनुष्य में स्पर्म जो होता है और महिला में जो अंडाणु होता है, दोनों को निषेचित करके आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे को जन्म देती है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे को जन्म दे दिया। उसी प्रकार से पेड़ पौधे जो जन्म देती है वह बीज से ही जन्म होता है ना। मान लीजिए वो फल पका, फल से पकने के बाद आप लोग बीज को बाहर फेंक देते हैं और उसका जो गुद्दा वाला भाग होता है आप खा लेते हैं जो कि फल का। तो वो जो बीज को फेंकेगा वह बीज ही ना दूसरे पौधे को जन्म दे रही है। अर्थात वहां मनुष्य में भी स्पर्म का यूज
यूज हो रहा है और जो है कि बीज में भी स्पर्म का यूज हो रहा है। इसका मतलब बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी, बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी, बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी, याद हो गया। और कॉफी जो प्राप्त होता है बीज से, कॉफी प्राप्त होता है बीज से। और बीज से एक और चीज कपास भी, बीज से एक और कपास, कौन सा कपास। और कपास को कहते हैं हम लोग सफेद सोना, सफेद सोना के नाम से कपास को जानते हैं। और कपास जो सबसे अधिक होती है गुजरात में, और गुजरात के काली कपासी मिट्टी में, काली कपासी, तो याद रखें काली कपासी मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी जो होती है वह आपका कपास के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे अधिक काली मिट्टी गुजरात क्षेत्र में, इसीलिए सबसे अधिक कपास का उत्पादन भी गुजरात करती है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। और आप लोग को बता दे, ये जो बीज जो होता है, बीज जैसे देखते होंगे बहुत सारा चीज ऐसा होता है कि घर में ही हम लोग उसको पानी में भिगो के कपड़ों में बांध देते हैं और जो है कि वो जो है कि जैसे जैसे आप लोग का ये हो गया चना अंकुरित हो जाता है। तो वह अंकुरित होने के लिए आपको जल की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की भी उसमें आवश्यकता पड़ती है, उसमें गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। और उसमें याद रखिएगा उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। यानी कि याद रखिएगा कि बीज जो अंकुरित होता है, बीज जो अंकुरित होता है उसके लिए अनुकूल तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और उसमें पर्याप्त प्रकाश की भी उपस्थिति, जैसे आप लोग खेत में बो देते हैं गेहूं, तो गेहूं कुछ दिन में जो है कि अंकुरित हो जाता है खेत में, तो उसको नहीं बोलता है कि थोड़ा गर्मी करेगा अपने जो है कि सब जो है कि फूट जाएगा, उससे अंकुरित हो जाएगा, सब में आंख आने लगेगा। तो इसका मतलब है कि उसके लिए कुछ टेम्परेचर चाहिए, कुछ वहां सूर्य की रोशनी भी चाहिए उसको, प्लस में पानी वगैरह चाहिए, यानी उसको अनुकूल तापमान मिलेगा, सब चीज बढ़िया से मिलेगा, तब वो अच्छा से सब दाना एकदम अच्छा से एक रंग का आ जाएगा सब। नहीं तो कहीं पर बीज जो है कि दिए है वहां पर नहीं उगेगा पौधा, कहीं पर उग जाएगा। तो यही सब कारण होता है, उसको अनुकूल सब चीज नहीं मिल पाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी, बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। अगला पढ़ना है आप लोग को बताना है, अफीम जो होता है, अफीम पौधे के किस भाग से, फूल से। अफीम पौधे के फूल से याद रखेगा। अफीम जो होता है पौधे के फूल से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, फूल से। और लौंग जो प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कलिका से। तो लौंग जो प्राप्त होता है वह शुष्क पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। और जो आपका अफीम होता है वह फूल से, अफीम फूल से। और फूल का अध्ययन या पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। तो याद रखिएगा फलों का अध्ययन पोमोलॉजी और वहीं पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, धान एवं गेहूं में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, उभयलिंगी। कैसे पाए जाते हैं, उभयलिंगी पुष्प। ये आपका धान और गेहूं में उभयलिंगी होता है, धान और गेहूं में उभयलिंगी। और आपका जो सरसों का होता है वो एक लिंगी होता है, सरसों जो होता है एक लिंगी, यानी उसमें एक ही वो निकलता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सिनकोना, सिनकोना नामक पौधे से क्या चीज तैयार किया जाता है जो कि मलेरिया के उपचार में सहायक होता है। दबा याद रखेगा, कुनैन। कुनैन जो प्राप्त होता है वह सिनकोना की छाल से। कुनैन जो प्राप्त होता है, एक कुनैन एक प्रकार का औषधि बनाते हैं हम लोग कुनैन से। कुनैन नाम का औषधि होता है जो कि मलेरिया के उपचार में सहायक होता है, याद रखिएगा। वह सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और प्रति वर्ष जो मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को, प्रति वर्ष मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं, ये सब याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत जो मलेरिया से मुक्त होगा 2030 में टारगेट रखा है, 2030 में टारगेट रखा है कि भारत मलेरिया मुक्त हो जाएगा। और वहीं WHO जो रखा है पूरे विश्व को हम मुक्त कर देंगे 2025 में। कब मुक्त कर देंगे, यानी WHO बोल रहा है 25 से मुक्त कर देंगे और आपका भारत बोल रहा है 2030 में कर देंगे। क्या भारत विश्व से बाहर है? तो इसका मतलब ये एक प्रकार का जो है कि सरकार का अपना अपना होता है ओपिनियन। तो भारत सरकार टारगेट रखा है 2030 में करेंगे और वहीं आपका WHO रख दिया है कि पूरे विश्व में खत्म कर देंगे 25 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, एलोगैमी क्या है, पर परागन। एलोगैमी क्या है, पर परागन। जैसे आप लोग को पता होगा, परागन का मतलब समझा देते हैं, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग को पता होगा कि देखते होंगे कि अमरूद का एक पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, अमरूद के पेड़ पे आपका एक पक्षी आया या फिर मान लीजिए कि तोता आया या सुग्गा जिसको कहते हैं, तो
तो वो आया या फिर कोई अन्य जानवर आया जो कि उसको मान लिया कौवा है, उसको आके खाने लगा पका हुआ पपीता, इसको क्या कहते हैं अमरूद को। जब वह खाने लगा तो उससे बीज वगैरह भी निकल जाता है, तो वह बीज को अपने मुंह में लेके या फिर वहां से गिरा अपने मुंह में भी ले लेता है बहुत सारा चीज, अब प्लस वहां खाने के क्रम में नीचे भी गिर जाता है। यानी वहां से बीज से निकलना या किसी माध्यम से दूसरे जगह पर जाकर वो गिर जाता है और वहां से फिर पेड़ पौधे की उत्पत्ति होगा कि नहीं होगा। यानी एक जगह से दूसरे जगह जब कोई बीज को लेके जाया जाता है वहां पर पेड़ पौधा उत्पन्न होता है तो उसे परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। क्या कहते हैं? परागण। जैसे विभिन्न प्रकार का खेत सब में देखते हैं कि घास का पौधा होता है, तो घास का पौधा होता है, हवा वगैरह चलता है, पतझड़ वगैरह हो जाता है, वहां से उसका बीज खेत में गिर जाता है। अब पुनः जो है कि अगले बार जब पानी वगैरह खेत में आता है या बारिश होता है अच्छा, तो पुनः वो फिर जो है कि उग जाता है। इसका मतलब वो परागण की क्रिया है। कैसी क्रिया है? परागण की क्रिया है। कैसा की क्रिया है? परागण की क्रिया है। तो ये सब चीज याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसी तरह से कि अब मान लीजिए हवा के द्वारा जो परागण हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह बीत जाएगा, यानी पूरा आंधी आ जाएगा, तो बताइए एक जगह का उड़ के दूसरी जगह नहीं जाएगा हवा के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हवा के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। उसी तरह मान लीजिए कि कोई कीट पौधा पे बैठा है या फूल सब पे कोई कीट पतंग बैठा है, उसके मुंह में भी सट के दूसरे जगह चल जाएगा, इसका मतलब कीट के द्वारा भी परागण हो रहा है, हवा के द्वारा भी परागण हो रहा है, उसके बाद जंतु के द्वारा भी परागण होगा, उसके बाद पक्षी के द्वारा भी परागण होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए नदी के किनारे कोई वृक्ष वगैरह लगा हुआ है, उसमें पानी वगैरह आया, बाढ़ सब आया, तो वो पानी के द्वारा भी दूसरे जगह जा सकता है, इसका मतलब जल के द्वारा भी परागण क्या कहलाता है। उसके बाद घुमा के द्वारा भी परागण क्या कहलाता है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको रिकॉल करवा देते हैं एक बार, तो आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और आपको बता देंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रख के चलिएगा, एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा। चलिए सबसे पहला याद रखना है वायु के द्वारा परागण। किसके द्वारा याद रखना है? वायु के द्वारा परागण। अच्छा एक पहले आपको हम कॉन्सेप्ट दे देते हैं आप लोग को, हम वायु के द्वारा जो परागण कहलाता है, यही क्वेश्चन एग्जाम में सबसे अधिक आता है। आप लोग सिर्फ ध्यान से समझिएगा, आपको इसका पहले हम नॉलेज दे चुके हैं। आपको हम एक यंत्र बताए थे एनीमोमीटर, बताएंगे बताए, यानी हवा की गति एवं दिशा को ज्ञात करने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। यानी हवा की गति एवं दिशा को ज्ञात करने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। इसीलिए हवा के द्वारा जो परागण होगा एनीमोफिली। एनीमोफिली समझ में आया कि नहीं आया? यानी आराम से दो क्वेश्चन याद हो जाएगा एक ही दिमाग में। यानी कि हवा के जो गति मापते हैं एनीमोमीटर में, और वही आपका हवा के द्वारा परागण एनीमोफिली। यानी सब में आपको फिली शब्द का यूज करना है परागण के संदर्भ में। जैसे अध्ययन करते हैं तो उसमें लॉजी लगाते हैं, उसी तरह से आपका पूछना है परागण में लगाना है फिली। तो वायु के द्वारा परागण एनीमोफिली। उसी तरह से दूसरा याद रख लेना है कीट के द्वारा परागण एंटीमोफिली। आप लोग को इसमें भी हम जुगाड़ दिए थे, कीट पतंग का अध्ययन एंटेमोलॉजी होता है कि ना होता है? कीट पतंग का अध्ययन एंटेमोलॉजी होता है, इसीलिए कीट के द्वारा परागण एंटीमोफिली। कीट के द्वारा परागण एंटीमोफिली, दोनों जुगाड़ से याद हो गया। उसी प्रकार से जो आपको तीसरा चीज हम बताने के लिए जा रहे हैं, पक्षी के द्वारा परागण। अगर पक्षी कोई बीज को लेकर दूसरे जगह जा रहा है तो उसके द्वारा परागण की क्रिया क्या कहलाई है, तो आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कि पक्षियों का अध्ययन ऑरिंथोलॉजी होता है। पक्षियों का अध्ययन ऑरिंथोलॉजी, इसीलिए पक्षियों के द्वारा परागण ऑरिंथोफिली। अगला क्वेश्चन आप लोग का बताना है, जल के द्वारा परागण क्या कहलाता है? जल के द्वारा परागण कहलाता है आपका हाइड्रोफिली। क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। क्योंकि आप लोग को पता है कि जल का जो अध्ययन कहलाता है वो आपका हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, या फिर जल के जहां पर उपस्थित होता है उसको हाइड्रो के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि जल के द्वारा परागण जो कहलाता है हाइड्रोफिली। क्या कहलाएगा? हाइड्रोफिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादपों में पादप यानी पेड़ पौधे में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम। पिछले सेशन में बताएं, जौ से जाइलम, जौ से जाता है, जौ से जाइलम, जौ से और जाएगा कौन चीज? जल वगैरह नीचे से ऊपर चढ़ेगा। और बात रहा फ्लोएम का, तो फ्लोएम खाद्य पदार्थ को फैलाने का काम करती है, खाद्य पदार्थ को फैलाने का। और जाइलम फ्लोएम का दोनों काम याद रखिएगा। यानी खाद्य पदार्थ का पूछेगा कौन फैलाने का काम करता है पौधे के अन्य भाग तक, तो फ्लोएम, फैलाना फ्लोएम। और जौ से जल, जौ से जाइलम। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि
प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो केल्विन चक्र जो होता है वह पौधे के किस भाग में, पत्ती में तो होता है लेकिन पत्ती के स्ट्रोमा में, पत्ती के स्ट्रोमा यानी केल्विन। आप लोग को पता होगा केल्विन शब्द का प्रयोग हम प्रकाश संश्लेषण में इसलिए किए क्योंकि आपका पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का जो खोज किया है वह मेल्विन केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने किया है। मेल्विन केल्विन ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का खोज किया है और प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम होती है। क्या होती है? क्वांटोसोम। वहीं अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन का कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का प्रयोग होती है, तो CO2 गैस। कौन सी गैस? CO2 गैस। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, तो वह ऑक्सीजन। क्या निकलती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस निकलती है और प्रयोग करते हैं CO2 प्रयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का खोज मेल्विन केल्विन ने किया है और प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम होती है। और प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल रंग में, सबसे अधिक किसमें? लाल रंग में। और प्रकाश संश्लेषण सबसे कम जो होती है वह आपका हरा रंग में। किसमें होती है? हरा रंग में सबसे कम, सबसे अधिक होती है आपके लाल रंग में। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण। आप लोग को बता दे कि पेड़ पौधे भी नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, उसी प्रकार से आप लोग को पता होगा कि पेड़ पौधा जो है कि CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। वही ऑक्सीजन जो है कि हम लोग लेते हैं। तो इसका मतलब वो जो है कि नाइट्रोजन को भी ग्रहण करते हैं पौधे, लेकिन नाइट्रोजन को डायरेक्ट ग्रहण नहीं करते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो याद रखना है कि वह जो अभिक्रिया कहलाती है वह कहलाती है विनाइट्रीकरण। क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण। तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको ये जरूर क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है? प्रकाश संश्लेषण। आप लोग को पता होगा, ये बता चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह प्रकाश जब रहती है तभी संभव होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण करवाने के लिए जो सूर्य की किरण जो वहां से आ रहा है वह सौर ऊर्जा के रूप में आ रहा है, और सौर ऊर्जा के रूप में आ रहा है और वह पत्ती पे पड़ रहा है, और पत्ती पे जैसे प्रकाश पड़ रहा है तो वह जो है कि उसे रासायनिक में कन्वर्ट कर देता है। तभी जो है कि पेड़ पौधा अपने से भोजन बना लेती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया उसको कन्वर्ट कर रहा है सौर ऊर्जा को, यानी सौर ऊर्जा आ रहा है और कन्वर्ट कर रहा है किसमें? रासायनिक में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है? तो आप लोग बता सकते हैं कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। याद रखिएगा। और सौर ऊर्जा में प्रयोग होता है सीजियम का। किसका प्रयोग होता है? सौर ऊर्जा में सीजियम का। यह सौर प्लेट जो लगा रहता है उसमें सीजियम का रहता है परत चढ़ा हुआ। अगर सीजियम ऑप्शन में है तो सही है, नहीं तो सिलिकॉन रहेगा। क्या रहेगा? सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है पौधे में वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में कौन सा पादप हार्मोन सहायता करता है? तो याद रखेगा एफसीसी। क्या याद रखेगा? एफसीसी। आप लोग को बताए हैं कि ऑक्सिन हार्मोन के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां सूर्य की ओर झुकी हुई रहती है, ऑक्सिन हार्मोन के कारण। वही कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन। वही आप लोग को हम बताएं फूल खिलाने में फ्लोरिजेंस, से फूल से फ्लोरिजेंस। और बताएं कि घाव को भरने में ट्राउमेटिन, घाव को भरने में ट्राउमेटिन। इसीलिए उसे डॉक्टर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और उसी तरह से याद रखिएगा कि एक जो हार्मोन है आपका एब्सिसिक हार्मोन, एब्सिसिक यानी ये जो है ना, ये एब्सिसिक यानी ये सने चलता है, यानी धीरे धीरे चलता है। यानी इसी के कारण जो है कि पौधे का गति अवरोध हो जाता है, पौधे का गति जो बढ़ना रहता है वह बौनापन हो जाता है, वह एब्सिसिक हार्मोन के कारण। किसके कारण? एब्सिसिक। और एक हार्मोन बताए थे एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन जो होता है पौधे में वह फलों को पकाने में सहायता करता है, फलों को पकाने में सहायता करता है। वहीं अगर बात करते हैं एसिटिलीन हार्मोन का, तो एसिटिलीन हार्मोन आपका जो है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन, और एसिटिलीन गैस की उत्पत्ति जो होती है वह कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराने से आपका एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होता है। वहीं आपका मीथेन गैस जो बनता है, मीथेन गैस आपका एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराने से जो है कि मीथेन गैस बनती है। और मीथेन गैस को मार्स गैस के रूप में भी जानते हैं। और आपका मीथेन गैस आपका दलदली क्षेत्र से, धान की खेत से, यह जो आपका जानवर सब जो जुगाली करता है, यह जुगाली करने के दरम्यान में भी जो मुंह से निकलता है, गाय के मुंह से, वह मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस कोशिका में संपन्न होती है? हरित लवक में। किसमें संपन्न? हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होने के कारण ही पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण संभव है। और हरित लवक को इसीलिए आपका पेड़ पौधे या पादप का रसोई घर कहते हैं। पादप का रसोई घर, पादप का रसोई घर कहते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को। और उसी प्रकार से आप लोग को पता होगा कि मनुष्य के शरीर में जो कोशिका का शक्ति गिरी है वह माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति गिरी माइटोकॉन्ड्रिया। और आपका जो हमारे शरीर में जो आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पृथ्वी पर प्राप्त कुल प्रकाश का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण ही ग्रहण कर लेता है? 2 से 3%। आप लोग को पता है कि सूर्य की किरण जो सूर्य से निकलती है वो जो पृथ्वी पर पहुंचती है, टोटल 100% में से बहुत सारा चीज में उसका बंटवारा हो जाता है। यानी समुद्र कुछ मात्रा में उसका अवशोषण कर लेता है, कुछ मात्रा में टकरा के वापस लौट जाता है, कुछ मात्रा में प्रकाश संश्लेषण ये पेड़ पौधा ग्रहण करता है। तो भाई 100% में से याद रखिएगा 2 से 3% जो है कि आपका पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कि उपयुक्त होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपका प्रकाश का कितना परसेंट भाग ग्रहण किया जाता है? 2 से 3%। कितना परसेंट? 2 से 3। अगला क्वेश्चन, फूलगोभी में व्हीटल रोग। फूलगोभी में व्हीटल रोग किस तत्व की कमी से होता है? मॉब्डिब्लेडनम। मॉब्डिब्लेडनम। आप लोग को पता है फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग भी होता है। फूलगोभी जो हम लोग खाते हैं, फूलगोभी एक होता है बंधा गोभी। तो फूलगोभी में आपका ब्राउनिंग रोग भी होता है, फूलगोभी में आपका व्हीटल रोग भी होता है। तो फूलगोभी में जो व्हीटल रोग होता है वह आपका मॉब्डिब्लेडनम के कारण। किसके कारण? मॉब्डिब्लेडनम। और मॉब्डिब्लेडनम एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 42 होता है। कितना होता है? 42। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सेब में आंतरिक कर्क रोग जो होता है वह किस तत्व की कमी से? बोरॉन से। किससे होता है? बोरॉन से। और सेब में मैलीकम। सेब में कौन सा? मैलीकम। सेब में कौन सा? मैलीकम। और सेब में जो है वह आपका लोहा और कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा और कैल्शियम। यानी सेब में लोहा और कैल्शियम पाया जाता है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को सेब खाने की इजाजत डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? धान। कौन सी है? धान। यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल पर भारत में सबसे अधिक धान होती है। और सबसे मुख्य खाई जाने वाली फसल भी कौन सी है? धान। कौन सी है? धान। और भारत में सबसे अधिक धान पश्चिम बंगाल में। सबसे अधिक धान कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अलसी जो है सुनते होंगे अलसी का तेल। अलसी का जो तेल होता है वह प्रचुर स्रोत है ओमेगा 3 वसी अम्ल का। ओमेगा 3 उसमें वसा पाया जाता है। वसी अम्ल का वो जो है कि प्रचुर स्रोत है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि माचिस की जो तीली रहती है, वो जो लकड़ी होता है, माचिस की तीली का लकड़ी, वो किस वृक्ष का बना होता है? याद रखें, देवदार का। किसका बना होता है? देवदार। देवदार का बना होता है या एस्पन की लकड़ी का बना होता है माचिस की तिल्ली। लेकिन माचिस की तिल्ली पर जो मसाला चढ़ा होता है जो कि आपका आग लगने में सहायक करता है वह आपका लाल फास्फोरस है। कौन सा है? लाल फास्फोरस। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और लाल फास्फोरस हो गया आग लगाने में। और उसी को अगर हम श्वेत फास्फोरस को देखते हैं तो श्वेत फास्फोरस जो है कि अगर हवा में रखते हैं तो वह आपका आग पकड़ लेगा। इसीलिए श्वेत फास्फोरस को जो रखते हैं वह आपका रखते हैं जल में। किस में रखते हैं? जल में। और सोडियम को रखते हैं किरोसिन तेल में। सोडियम को किस में रखते हैं? किरोसिन तेल में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, तो जैसे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि सोडियम को जल में रखते हैं, किरोसिन तेल में कंफ्यूज करते हैं। याद रखेगा सोडियम 4 अक्षर का है और किरोसिन भी लिखिएगा, हिंदी में तो 4 अक्षर लिखिएगा। केरोसिन लिखिएगा 4 अक्षर का और सोडियम भी लिखिएगा 4 अक्षर का। यानी सोडियम किरोसिन तेल में। सोडियम किस में रखते हैं? किरोसिन तेल में। और उधर हो गया आपका श्वेत फास्फोरस जो लगते हैं वो आपका जल में। किस में रखते हैं? जल में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? ट्रेडोफाइट। किसमें होता है? ट्रेडोफाइट। और आप लोग को पता है कि यहाँ एक शब्द देखने के लिए मिला, जीवन चक्र। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पेड़ पौधे में जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वह आपका फूल है। कौन सा है? फूल है। क्योंकि फूल में फल बनेगा, फल में फिर बीज बनेगा, तब वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि जन्म लेते रहेगा। वहीं अगर क्वेश्चन पूछे कि आपका प्रकाश संश्लेषण की दृष्टिकोण से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पत्ती। कौन सा है? पत्ती। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कौन सा वनस्पति समूह का पौधा
वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा सूचक है लाइकेन। कौन है? लाइकेन। यानी जहां पर प्रदूषण अधिक रहेगा वहां लाइकेन पौधा नहीं उगता है, लाइकेन पौधा नहीं उगता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, केचुआ में जो है कि कितने आंखें होती है? एक भी नहीं, यानी जीरो। केचुआ में कितनी आंखें? जीरो। और केचुआ किसान का मित्र कहलाता है। केचुआ किसान का मित्र, केचुआ किसान का मित्र कहलाता है। और केचुआ में एक भी जो है कि आंख नहीं पाया जाता है। और केचुआ का जो अध्ययन कहलाता है वह आपका, केचुआ का जो उत्पादन कहलाता है वह वर्मी कल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर। केचुआ का उत्पादन वर्मी कल्चर, वह जो है कि आपका उत्पादन को बढ़ाता है, यानी वर्मी कंपोस्ट के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है? लगभग सभी अंग से, यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन जो पौधे में होता है, अर्थात पानी का जो आदान प्रदान होता है, यानी जल का जो आदान प्रदान होता है वह पौधे के सभी हिस्सों से। और वाष्पोत्सर्जन को जो मापते हैं हम लोग पोटोमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? पोटोमीटर। वाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर में मापते हैं, पोटोमीटर में याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए जो उसका पत्ता का मुड़ता है वह क्या कहलाता है? सूर्यानुवर्तन। आप लोग को हम बताएं, पेड़ पौधे में एक हार्मोन होता है आपका ऑक्सीजन हार्मोन की उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधे की पत्तियां जो है वो आपका सूर्य की ओर झुकी हुई रहता है, इसीलिए सूर्यानुवर्तन होकर रहता है। कैसे रहता है? यानी वह अभिक्रिया सूर्यानुवर्तन कहलाती है ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। और जैसे सूर्य की ओर झुकती है तभी तो वो भोजन बना पाएगी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को करवा के। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। और याद रखेगा कीट पतंग एंटेमोलॉजी। वहीं अगर पूछेगा आपको जो है कि इसका चींटी का अध्ययन क्या होता है? अर्कनोलॉजी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि परजीवी भोज्य पदार्थ का अवशोषण पौधे के किस अंग द्वारा होता है? हिस्टोरियम। किसके द्वारा होता है? आप लोग को बताए परजीवी का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के परजीवी या कीट पतंग जब किसी वृक्ष पर बैठते हैं तो उस वृक्ष क्या करते हैं कि उस परजीवी को या उस कीट को खा जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जो कि घटपर्णी पौधा कहते हैं या पीचर प्लांट पौधा कहते हैं, जो कि आपका किसी अगर कीट पतंग सब बैठा किसी वृक्ष पर, वह वृक्ष ही उसे भोजन के रूप में खा लेता है तो उसे कीटभक्षी पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधा, जो कि बटर बट उसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। बटर बट नाम का जो पौधा है वह आपका कीटभक्षी कर लेते हैं। तो याद रखिएगा वो पेड़ पौधे में एक अंग पाया जाता है, उसी के माध्यम से उसका भोजन करते हैं, तो उस अंग का नाम है हिस्टोरियम। क्या नाम है? हिस्टोरियम नाम के अंग जो है कि पेड़ पौधे को किसी परजीवी को खाने में सहायता प्रदान करता है। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है कि कॉफी जो है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो है कि आप लोग जिस प्रकार से आज बहुत सारा व्यक्ति या बहुत सारे जो हमारे दोस्त या छात्र ने जो इसका जवाब दिए थे, आप लोग का नाम भी लेते हैं, तो आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में अच्छे से जो डीपली से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन के बारे में, तो उनका नाम सबसे टॉप लेवल पर लिया जाएगा। तो आप लोग इसी तरह से रेगुलर मेंटेन कीजिए, आपको जो है कि कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।